Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos focused on alternating current (AC) circuits, aimed at students studying for their 12th CBSE and Maharashtra State board exams, as well as those preparing for IIT JEE and NEET. These videos offer a comprehensive understanding of AC physics. In these tutorials, Ignited Minds Tutorials covers various concepts associated with AC circuits. They delve into topics like voltage and current in alternating current, RMS value, impedance, power factor, resonance, and more. The explanations are clear and concise, making it easier for students to grasp complex theories. The videos are designed to provide a knowledge-driven explanation, helping students not only to understand the fundamentals but also to apply these concepts to solve problems effectively. The interactive nature of the tutorials encourages active learning and ensures a productive study experience. By watching these videos, students can enhance their understanding of AC circuits, ultimately improving their performance in exams like CBSE, Maharashtra State Board, IIT JEE, and NEET. Ignited Minds Tutorials is committed to helping Ignited Minds excel academically by providing quality educational content that caters to the needs of different exam syllabi. To access this invaluable resource on AC circuits, students can visit Ignited Minds Tutorials' official website or subscribe to their YouTube channel. Empower your learning journey with these educational videos and unlock your potential in the field of physics. Okay, people, we are going to discuss today about AC circuits में आपका ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स हम जनरली जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है वो पावर हाउस से पहुंचती है और पावर हाउस से बहुत हाई वोल्टेज में है. अगर इस हाई वोल्टेज में आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो सब कुछ जल भून के राख हो जाएगा. ठीक है, इनफैक्ट पूरा घर ही जल जाएगा. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसको हम रेगुलेट करके आपके घरों तक पहुंचाए और इसके लिए ज़रूरत होती है ट्रांसफार्मर्स की. आप देखोगे पूरे कामोटे में आपको 4-5 जगहों पे ऐसे ट्रांसफार्मर्स दिखेंगे, उसके सामने कंकाल बना रहेगा, डेंजर 20,000 वोल्ट ऐसा कुछ लिखा रहेगा. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली अ ट्रांसफार्मर. ठीक है, ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं. तो आपके एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं. ठीक है, देयर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स. अ ट्रांसफार्मर्स इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्टिंग एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. ये भाई साहब क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू दैट ऑफ हाई वोल्टेज और वाइस वर्सा. ठीक है, तो आपका भाई साहब ऑल्टरनेटिंग करंट के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है. आप अगर देखोगे दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफार्मर. ये आपके जितने भी यूपीएस होते हैं ये भी एक टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं. देखो अगर अचानक भयानक में यहाँ पे हाई वोल्टेज आ गया सो दिस कैन बर्न आउट. दिस इज एन एक्सपेंसिव थिंग. ठीक है, आपके जो तो जितने भी आपके सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, हाई वोल्टेज में पूरे बर्नआउट हो सकते हैं. इसीलिए उनको यूपीएस से हम कनेक्ट करके रखते हैं. ये करता क्या है, उसको रेगुलेट करके उस वोल्टेज को भेज रहा है. ठीक है, सो देयर आर मेनी थिंग्स इन विच अ रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड. सो अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एंड ऑल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू दैट ऑफ हाई वोल्टेज और वाइस वर्सा. ठीक है, इफ इट इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज, अगर भाई साहब आपका इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. इसको अपन बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर. एंड इफ इट डिक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज इट इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक है, सो ये आपका एसी सोर्स है. देखो एक लैमिनेटेड कोर है. लैमिनेटेड कोर मतलब ये आपका भाई साहब एक कोर है, उसके बाद लैमिनेशन है, फिर दूसरा कोर है, उसके बाद लैमिनेशन है, फिर तीसरा कोर है, ताकि भाई साहब आपस में ये शॉर्ट सर्किट ना कर जाएं. ठीक है, इस तरह से वाइंडिंग है. और ये टू लोड मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके साथ कनेक्टेड है. एसी सोर्स है भाई साहब. यहाँ पे आपको देखो दिस इज बेसिकली अ स्टेप अप. स्टेप अप मतलब यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है और स्टेप डाउन मतलब आपके वोल्टेज को कम किया जा रहा है. ठीक है, सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स. तो ट्रांसफार्मर भाई साहब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. दैट इज व्हेन अ चेंजिंग करंट इज पास टू वन ऑफ द 2 इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल्स. अभी आपका देखो ये इंडक्टर कैसे क्रिएट होता है. ऐसे अगर आप
एक कॉइल को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसमें से भाई साहब इंडक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल भाई साहब यहाँ पे क्या है, तो ये आपके इंडक्टिंग कॉइल्स है। देखो ये वाला भी आपका एक इंडक्टिंग कॉइल है, दिस इज ऑल्सो एन इंडक्टिंग कॉइल, और ये भी आपका इंडक्टिंग कॉइल है। ऑब्वियसली ये वाला भी आपका इंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है। सो अभी देखो होगा क्या, यहाँ पे आप जो करंट पास कर रहे हैं यू आर पासिंग इट बाई एसी सोर्स। एसी सोर्स में क्या होता है भाई साहब, आपका वोल्टेज बढ़ता है फिर कम होता है, वोल्ट बढ़ता है कम होता है, करंट भी वैसा ही बढ़ता है कम होता है, क्लियर है। तो जब भी किसी कंडक्टर से आप ऐसे करंट को बढ़ाते हुए या कम करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएट करेगा कि नहीं। अगर किसी कंडक्टर से कांस्टेंट करंट जा रहा है, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। अभी सपोजिंगली ये एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब गोल गोल पेचीदा तार है, उसमें से कांस्टेंट करंट जा रहा है तो उसके आजू बाजू क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपका कांस्टेंट करंट नहीं है, क्योंकि करंट का फेज चेंज होता है, एसी में आपने देखा 0 से मैक्सिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मिनिमम, फिर मिनिमम से 0, ऐसा है भाई साहब आपका। तो इसका मतलब करंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अगर करंट कॉन्स्टेंटली चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, और आपको मालूम है कि जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड में हम चेंज प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, और यहाँ से ही भाई साहब इसका वोल्टेज जनरेट होगा, दैट विल बेसिकली जनरेट द ईएमएफ इन दिस वन, ठीक है। ओके, सो mutual induction, that is when a changing current is passed to one of the two inductively coupled coils and induced EMF is set up in another coil। तो दूसरे में भाई साहब क्या हो जाएगा, induced EMF सेटअप हो जाएगा। induced EMF मतलब समझ रहे हैं, देखो आपका जब भी, जैसे अगर आप देखोगे ये जो आपके क्या कहते हैं डैम्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या है, ये बहती हुई नदी थी कोई, उसमें आपने डैम बना दिया, तो डैम बना दिया, अभी आप इस पानी को जाने नहीं दे रहे हैं, है ना, इस पानी को रोक रहे हैं, तो अभी इस पानी का हाइट बढ़ता जा रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो, इसके मूवमेंट दैट इज काइनेटिक एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर आप क्या करोगे, ऊपर से इसको खोल दोगे जब, तो जोर से पानी नीचे गिरेगा, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। अभी ये जब नीचे गिरेगा तो इधर बड़े बड़े मैग्नेटिक टर्बाइंस लोकेटेड होते हैं, तो ये ऐसे भाई साहब इनको सपक से ऐसे करके जाएगा और इनको घुमा देगा जोर से, दे विल बेसिकली रोटेट, और जैसे ये घूमेंगे तो इनके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो चेंज होगा, वो फ्लक्स चेंज होगा, और उससे क्या प्रोड्यूस होगी भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचिंग आवर हाउसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है ना भाई साहब, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। आप भाई साहब एसी सोर्स से जैसे किसी ऐसे कॉइल को कंडक्ट कराएं, जैसे इस कॉइल को हमने पेचीदा तरीके से क्यों लगाया है, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे ही कॉइल रखते थे, तो ऐसा क्यों किया है, एनी रीजन, एनी रीजन वाई इट इज लाइक दिस, क्योंकि वी हैव मेड अ सोलेनॉइड आउट ऑफ इट। सोलेनॉइड में क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, तो दिस इज बेसिकली अ सोलेनॉइड। लेकिन कैसा सोलेनॉइड है, जिसमें करंट चेंज हो रहा है, और अगर करंट चेंज होगा तो इस सोलेनॉइड के एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी भाई साहब ये भी चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करेंगे तो उसके एसोसिएटेड एक ईएमएफ जनरेट होगा, तो इस वाले कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होगा। अब ये ईएमएफ आपको कम चाहिए, ये ज़्यादा, इस पे होगा आपका स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, क्लियर है, क्लियर है। तो वोल्टेज को कम करना या वोल्टेज को ज़्यादा करना ये ट्रांसफार्मर का काम है, ठीक है। छोटे छोटे जो आपके यूपीएसएस होते हैं जो सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, जो कॉस्टलियर सिस्टम्स होते हैं, वो सब ऐसे यूपीएस से कनेक्टेड, ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपके पास जो उसको क्या बोलते हैं, ये जो अपना स्टेबलाइज़र भी एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जो बड़े बड़े यूनिट्स में मतलब आज की तारीख में तो उतना वोल्टेज का फ्लक्चुएशन शहरी इलाकों में नहीं मिलता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में काफ़ी सारा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कभी कभी होता है। हमारे यहाँ भी होता है, स्पेशली इस बिल्डिंग में होता है, पता नहीं क्यों होता है, मुझे मालूम नहीं। अचानक भयानक में कभी ऐसा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा 4-5 घंटे वैसा चल ही रहा है, कुछ नहीं चला सकता, टुरुम टुरुम टुरुम, ठीक है। तो कभी कभी आपका वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, अचानक भयानक में अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा तो आपके सर्किट्स उड़ सकते हैं और पूरा जो सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज हर इलेक्ट्रिकल गैजेट को ज़रूरत पड़ती है, और इसको मेंटेन करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। जब हम लोग जैसे हाई इनपुट यूनिट्स हैं आपके, जैसे हम लोग कोई घर में फ्रिज रखा हुआ है आपका, आजकल तो फ्रिजेस में इनबिल्ट स्टेबलाइज़र होता है, लेकिन एहतियात के तौर पे अगर आप एक स्टेबलाइज़र लगाते हैं, कितने में आ जाता है, 2-2.5 हज़ार में आ जाता है शायद, है ना। तुमको कुछ नहीं मालूम है, ना पढ़ाई का मालूम है ना दुकान का मालूम है भाई साहब, ओके। तो 2-2.5 हज़ार में आ जाता है, आपके दुकान से ही मैंने लिया था एक बार। तो 2.5 हज़ार में वो एक स्टेबलाइज़र आ जाता है, इट इज़ बेसिकली अ ट्रांसफार्मर, ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है।
तो कभी कभी जैसे आपके फ्रिज जो एक हाई वोल्टेज कंजम्पशन यूनिट है, अगर अचानक से वोल्टेज बढ़ गया भाई साहब, फ्रिज उड़ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है, वोल्टेज अचानक से कम हो गया तो भी उड़ सकता है। तो स्टेबलाइजर जो है एक ट्रांसफार्मर का काम करता है, ठीक है। हालांकि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। इसीलिए देखो आपको जैसे ये ट्रांसफार्मर्स के पास में वो कंकाल बना रहता है और लिखा रहता है ना, ऐसा 2 हड्डियां रहेंगी और उसमें लिखा रहेगा भाई साहब डेंजर, नहीं 400 वोल्ट नहीं भाई साहब, 20,000 वोल्ट है वो। तो अभी आप भाई साहब उसमें जाकर ऑब्वियसली कुश्ती तो नहीं लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों लिखा रहता है? सबको मालूम है कि भाई साहब कोई एक तार भी रहेगा तो आप उससे कतराएंगे ना भाई साहब छूने में। इतना बड़ा एक ट्रांसफार्मर आपने रखा है, कौन जाके भाई साहब वहाँ पे नाचेगा? तो लेकिन ये लिखा क्यों है वहाँ पे? वाई इज इट रिटन देयर? कैन एनीबडी टेल मी वाई इज इट रिटन देयर? डेंजर 20,000 वोल्ट्स, क्यों ऐसा लिखा है? हाँ, करंट फ्लो, करंट तो सब में फ्लो हो रहा है ना भाई साहब, तुम इस तार को लेके नाचोगे क्या? नहीं ना भाई साहब, ठीक है। until unless you have some other intentions you will not do that। किसी भी तार में करंट तो फ्लो हो रहा है, ये जो जितना करंट है वो मेरे को मारने में काफ़ी है। ट्रांसफार्मर जब में जाके चिपकने की जरूरत नहीं है, यही काफ़ी है। तो ट्रांसफार्मर जब इतना बड़ा चीज़ है उसको ही तुम उस पर ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखो हमारे बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म है, देयर इज मैग्नेटिज्म इन आवर बॉडी एंड देयर चार्जेस विच आर फ्लोइंग इन आवर बॉडी एज वेल, ठीक है। जब आप हम वहाँ से जाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर में हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे एक सोलेनॉइड है और जिसका आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इधर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से अगर आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे इसके पास तो आपके अंदर भी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ, इट कैन बी लाइफ कंज्यूमिंग एज वेल। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि भाई साहब चिपक गया, अरे चिपका नहीं भाई साहब, यही हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिज्म जो जनरेट हुई है उसकी वजह से वो चिपक गया। हमारे बॉडी में भी मैग्नेटिज्म है। आपने बिना ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट सुना रहेगा कि भाई साहब ट्रांसफार्मर में एक इंसान चिपक गया। मेरे पापा रेलवेज में थे, अचानक भाई साहब एक दिन कॉल आया, तो मेट्रोज़ में थे जब मेट्रो का लेआउट हो रहा था, तो कॉल आया इमरजेंसी सिचुएशन है, तो गए, तो वापस आए तो बोलते तो क्या हुआ? बोला कि कोई चोरी करने आया था और वो मतलब बिल्डिंग पे चढ़ रहा था और उसको ट्रांसफार्मर नहीं खींच लिया, वो चिपक गया भाई साहब, पूरा उसका सिर्फ कंकाल रह गया था। मतलब इतना बुरी तरह से बर्नआउट हो गया था बॉडी कि उसको ट्रांसफार्मर से अलग करने में उनको बहुत सारा वो ड्रिलिंग विलिंग करना पड़ा। ये सारे मतलब पूरा उसको काटना पड़ा ना, पूरा वो चिपका हुआ है, पूरा जल भुन गया है। मतलब वो चढ़ रहा था बिल्डिंग के ऊपर, किसी बिल्डिंग में चोरी करने के लिए चढ़ रहा था, लेकिन ट्रांसफार्मर का पुल इतना स्ट्रॉन्ग था, खिंच गया वो, उसमें जाकर गिरा, पूरा बॉडी झुलसा गया। मतलब अभी 25,000 वोल्ट मतलब क्या है? नथिंग विल बी लेफ्ट, ठीक है। तो एक वो बोल रहे थे कि मतलब वो बॉडी जो थी बियॉन्ड रिकग्निशन हो गई थी, एक मांस पिंड की तरह ऐसा था, उसको सेपरेट आउट करके। तो ऐसा होता है ट्रांसफार्मर में, इसीलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। ओके, A transformer essentially consists of 2 coils of insulated copper wire। इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका अगर इंसुलेशन नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। डिफरेंट ये इंसुलेटेड जैसे कॉपर वायर है, देखो आपके जितने भी आपके तार हैं ये सारे इंसुलेटेड हैं। अगर हम इनको इंसुलेटेड नहीं रखेंगे तो आपस में भाई साहब शॉर्ट सर्किट होने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड वाउंड अप है। द कॉइल पी विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड इज कॉल्ड द प्राइमरी। इसको अपन बोलेंगे भाई साहब प्राइमरी कॉइल, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एसी सोर्स से आ रही है, ठीक है। ओके, and the coil from which energy is drawn is called the output coil and that is known as the secondary। इसको अपन बोलेंगे भाई साहब सेकेंडरी। To prevent energy losses due to eddy currents a laminated core is used। एडी करेंट्स क्या होता है भाई साहब? एडी करंट जनरली आपके बहुत ज़्यादा अगर आप सर्किट्स को ओपन रखेंगे तो एडी करंट जनरेट हो जाएंगे। देखो एडी करंट्स क्या होता है, समझ लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में आपने ये जो रबड़ का कोटिंग है या इंसुलेशन नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? ये कंडक्टर में क्या फ्लो, मतलब आप बोलेंगे कि एक कॉपर वायर है, ये एकदम मतलब इसमें कोई इंसुलेशन नहीं है, इसका कोई प्लास्टिक कोटिंग नहीं है, कोई इंसुलेशन नहीं है। तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आजू बाजू जो एयर होगा उसमें आयनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से भाई साहब फ्लो हो रहे हैं, तो ये भाई साहब इसको प्लस या माइनस करते हुए जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एयर में एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगे। तो ऐसा होता तभी है जब आप कॉपर वायर्स को भाई साहब विदाउट कोटिंग रखते हैं या विदाउट लैमिनेशन रखते हैं या विदाउट ऐसा आप मतलब कोई भी उसमें रबर कोटिंग नहीं रखेंगे, तब ऐसा होगा, ठीक है। तब आजू बाजू के एयर में भी आयनाइजेशन होने लगेगा, और एयर में अगर आयनाइजेशन चालू होगा तो एडी करंट्स चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका क्या किया भाई साहब? लैमिनेटेड कोर।
Because of high permeability of soft iron, the entire magnetic flux due to the current in the primary coil practically remains in the iron core and hence passes fully through the secondary. तो अभी भाई साहब यहाँ पे जो पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इधर उधर नहीं जाएगा. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है भाई साहब, ये इधर से होता हुआ इधर जा रहा है. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके मैग्नेटिक लूप्स जो हैं वो क्लोज्ड लूप्स होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है ये चितर बितर नहीं होगा. सॉफ्ट आयरन कोर है और आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये पूरे मैग्नेटिज्म को भाई साहब अपने साथ सीमाबद्ध करके रखेगा. तो यही भाई साहब इधर जाएगा, यही मैग्नेटिक फ्लक्स इधर जाके स्प्रेड आउट होगा. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू स्प्रेड आउट हियर. प्रिवेंट्स द स्ट्रे करंट्स बीइंग जनरेटेड इन द कंडक्टर्स लाइंग अराउंड एंड कॉन्सिक्वेंट पावर लॉस. तो इस तरीके का सिस्टम है. ये सॉफ्ट आयरन कोर है, लैमिनेटेड कोर है. लैमिनेटेड कोर है, इससे एडी करंट जनरेट नहीं हो रहे. सॉफ्ट आयरन कोर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट आयरन कोर है, इससे आपका मैग्नेटिज्म आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट में नहीं फैल रहा है. क्योंकि आजू बाजू के एनवायरनमेंट में अगर फैलेगा तो अगर मैग्नेटिज्म चेंज होगी तो उन सब में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी. क्या ये समझ में आ रहा है? जितने भी कंडक्टर्स आजू बाजू रहेंगे उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रहा है. और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा स्ट्रे होने लगा, स्ट्रे डॉग जैसे बोलते हैं, मतलब जिसको आपने पाला नहीं है, तो कुत्ता भाई साहब किधर भी घूमता रहेगा, है ना. तो स्ट्रे हो जाएगा, ये करंट आपका स्ट्रे हो जाएगा. मतलब ये करंट को आप टेन नहीं कर पा रहे हैं, इस करंट को आप अपने वश में नहीं रख पा रहे हैं. ये करंट आपका स्ट्रे हो जाएगा. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रे हो जाएगा. ये मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रे होगा तो इसके चेंज से आपके आजू बाजू में जो कंडक्टर्स होंगे उन पे भी भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, उन पे भी आपका वोल्टेज जनरेट हो जाएगा. तो ये होने नहीं देगा, क्योंकि हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया हुआ है और सॉफ्ट आयरन कोर बहुत मोटा है, ताकि इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को इस सॉफ्ट आयरन कोर में ही हम सीमाबद्ध रख रहे हैं. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग इन अ स्ट्रे मोड. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके. तो द टू टाइप्स ऑफ arrangements are generally used for winding up primary and secondary coils. ठीक है, in a transformer. तो core type हो गया. In the core type transformers the primary and secondary coils are wound on separate limbs. तो ये आपके separate limbs है, so that the core is largely surrounded by the coils. Many of the modern transformers of the closed type. तो आपका ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया भाई साहब आपका सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी ऐसा भी एक होता है. ठीक है, और ऐसा ट्रांसफार्मर भी होता है जहाँ पर देखो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही जगह पे बाउंड अप है. ठीक है, shell type transformers the primary and secondary coils are wound one over the other on the same limb of the iron core. The coils are very largely surrounded by the iron core. Transformers used in radio and TV transmitters and receivers are of the shell type. Working क्या है भाई साहब आपका? As the alternating current flows through the primary, कितना आएगा भाई साहब बताना. अरे बोलना भाई साहब, कितने का पेपर है? 20 का? मालूम भी नहीं है कितने का है. 20 का है. हाँ लिख के दे उसमें कितना आएगा, फिर चले जा. अगर 10 से कम आएगा तो बैठ, कुछ हो सकता है. और दिस चेंजिंग फ्लक्स सेट्स अप एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में वही लोग होते हैं जिनका ना आगे कुछ होता है ना पीछे भाई साहब कुछ होने वाला है. समझ में आ रहा है? ये ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान अब मेरा हो गया. चेक करूंगा ना भाई साहब, तुम्हारा 5 के ऊपर भी मार्क्स नहीं आएंगे. अभी देखूं पेपर डिस्ट्रीब्यूट करूं, सबके सामने हल्ला होगा, तो इसीलिए नहीं कर रहा हूं मैं. सारे पेपर्स पढ़े हुए हैं 8 के, इधर मार्क्स तो रिलीज किए हुए ना मैंने. एक में भी तू मेरे को 50% क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है. ऑल्सो अक्सर मैंने देखा है जो लोग मतलब अच्छे मार्क्स लाते हैं ना, उनसे पेपर छीनना पड़ता है. और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान होते हैं इनका भाई साहब ओवर पहले ही खत्म, डन विथ इट. There is no leakage of magnetic flux, then flux linked with each turn of the primary will be equal to that of the secondary. ठीक है, पास कर दीजिए. ठीक है, ओके. थियरी, कंसिडर द सिचुएशन व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी. कोई लोड भाई साहब कनेक्टेड नहीं है. दैट इज द टर्मिनल्स आर ओपन. ठीक है, तो आपका कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, ऐसे टर्मिनल्स ओपन है. ठीक है, Let N1 and N2 be the number of turns in the primary and the secondary coil. वैसे प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में N1 और N2 टर्न्स हैं आपके. ठीक है, देन इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? N1 d∅dt. d∅dt अभी किस चिड़िया का नाम है भाई साहब? आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका नाम है. ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और ये नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल d∅dt.
d∅dt इसके लिए भी होगा और d∅dt इसके लिए भी होगा, क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेम ही है, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? वी आर नॉट अलाउइंग इट टू गेट लॉस्ट, ठीक है। वेयर phi इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद ईच टर्न ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, बहुत सिंपल, ये सब में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे E2 दैट इज आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। सिंपल भाई साहब, E2/E1 ये आपका क्या हो जाएगा, N2/N1। यही आपका बेसिकली सारे सवालों में यही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। लेट E बी द EMF अप्लाई टू द प्राइमरी बाय लेंस, ठीक है। तो अपन सिंपल इसी पे आते हैं, देखो E2/E1 दैट इज आउटपुट EMF अपॉन इनपुट EMF विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। आर वी क्लियर टू दिस वन? सब ठीक ठाक क्लियर है? तो क्या हो गया पेपर? बढ़िया। तो वो एक पेपर का क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा पेपर है तो उसको दे देना, वो जमा कर रहा है ना, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये जो रेशियो है भाई साहब N2/N1 ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू दैट इन द प्राइमरी इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो, ठीक है। और इसको अपन ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलेंगे, ठीक है। इट इज इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वोल्टेज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो आपका E2 क्या हो जाएगा, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 है। तो इसका मतलब वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, E1 से ज्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विल बी मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। सिंपल भाई साहब, ये हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या, दिस विल बी आपका वोल्टेज कम हो रहा है तो E2 विल बी लेस देन E1, सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल हैज टू बी लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। क्लियर है? तो सिर्फ टर्न्स पे गेम चल रहा है, जो भी कॉइल है वो सेम ही है और ये दो आर्म्स पे है। यहाँ पे वैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। भाई कबा नहीं हुआ, हो गया, जाइए। तो बहुत सिंपल मायने में भाई साहब आपका अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो आपका क्या हो जाएगा, N2 विल बी ग्रेटर देन N1 दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 द E2 विल बी लेसर देन E1, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज गोइंग टू बी लेसर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है तेजू, ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। द रेशियो N2/N1 of the number of turns in the secondary to that in the primary is called the turns ratio or transformer ratio. Okay, ये तो हो गया भाई साहब। It may be noted that the equation 1 has been derived by using the following 3 assumptions. कुछ assumptions है, हर फिजिक्स में हर डेरिवेशन पे कुछ ना कुछ आपके assumptions होते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वाले पेपर सेट करते हैं वो इसी पे खेलते हैं। ठीक है, आपके assumptions को इधर उधर कर देंगे, पूरे सिस्टम को हिला देंगे, क्योंकि आपका डेरिवेशन अगर क्लियर नहीं होगा, अगर डेरिवेशन आपका भाई साहब क्लियर नहीं होगा और डेरिवेशंस में जो आपने अजम्पशंस यूज़ किया है वो अगर आपका क्लियर नहीं होगा देन यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स में भाई साहब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल, ठीक है, द सेम फ्लक्स, ठीक है। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस और तो रेजिस्टेंस एक फैक्टर होगा ही भाई साहब, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो सब में ही होगा। प्राइमरी रेजिस्टेंस और करंट आपका स्मॉल है। द सेम फ्लक्स लिंक्स बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स एज द फ्लक्स लीकेज फ्रॉम द कोर इज नेग्लिजिबली स्मॉल। द टर्मिनल्स ऑफ द सेकेंडरी आर ओपन और द करंट टेक इन फ्रॉम इट इज स्मॉल। तो ये भाई साहब आपका स्मॉल होगा। ये कुछ अजम्पशंस हैं इस पे, ठीक है। ओके currents in the primary and the secondary, assuming the transformer to be an ideal one so that there is no energy loss, तो अपन बोल सकते हैं कि इनपुट पावर आपका आउटपुट पावर के बराबर हो, जो नहीं होता है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपने 10th में पढ़ा था, VI होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, प्राइमरी कॉइल में अगर E1 करंट फ्लो हो रहा होगा और उसका EMF E1 है तो E1 I1 ये हो गया प्राइमरी कॉइल का, और सेकेंडरी कॉइल का हो जाएगा E2 I2। VI होता है आपका पावर का फॉर्मूला, ठीक है, where I1 and I2 are the currents in the primary and the secondary. Okay. तो अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2/E1 होता है आपका N2/N1, है ना, ये रेशियो है आपका। और अगर आप देखेंगे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, I1/I2। मतलब अगर इसको देखोगे भाई साहब, अगर ऐसा सिचुएशन है, आइडियल एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है,
मतलब कैसा है, इनपुट पावर इज इक्वल टू द आउटपुट पावर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, E2/E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, I1/I2 हो जाएगी, है ना, अगर आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। और आप पहले भी देख चुके हैं कि E2/E1 की वैल्यू क्या है, N2/N1, ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। क्लेरम 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 पेपलम, बहुत बढ़िया, ठीक है। दस अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप्स अप द वोल्टेज बट स्टेप्स डाउन द करंट एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो। सिमिलरली अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप्स डाउन द वोल्टेज बट स्टेप्स अप द करंट। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, ये इसका रिलेशनशिप तो समझ में आ गया, है ना। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ा होगा, मतलब E2 विल बी ग्रेटर देन E1, मतलब आप क्या बोलोगे, I1 विल बी ग्रेटर देन I2। समझ में आ रहा है? और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जहां पे E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी, वहां पे I1 की वैल्यू भी I2 से ज्यादा होगी, मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप्स अप द वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ रहा है बट स्टेप्स डाउन द करंट। क्या खुरापाती कर रहे हो तुम तब से, क्या स्मगलिंग हो रही है उधर से? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप्स अप द वोल्टेज, E2 विल बी ग्रेटर देन E1 बट इट स्टेप्स डाउन द करंट, करंट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। सो स्टेप आपका सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आपका वोल्टेज गिरेगा लेकिन करंट बढ़ेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100, ठीक है। अगर आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो ये वाले दोनों भी पावर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो आपका 100% एफिशिएंसी हो जाएगा। अदरवाइज efficiency is how much, E1 power output, that is E2/I2 upon E1 I1 into 100%, ठीक है। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, अगर E2/E1 upon I2/I1 into 100%, ठीक है। The efficiency of real transformers is fairly high, 90 to 99% efficiency पे भी काम करते हैं, though not always 100%, ठीक है। ओके ओके ओके। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स, तो आपका भाई साहब क्या क्या चीज़ों से एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं। एक हो गया आपका भाई साहब कॉपर लॉस, ठीक है। सो सम एनर्जी इज लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। कोई भी चीज़ को अगर आप बहुत देर से करंट पास करोगे, सो देयर विल बी अ हीटिंग इफेक्ट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज उसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो सम एनर्जी लॉस is due to heating of copper wires used in primary and secondary windings. This power loss I²R can be minimized by using thick copper wires of low resistance. Eddy current loss. The alternating magnetic flux induces eddy currents in the iron core which leads to some energy loss in the form of heat. This loss can be reduced by using a laminated iron core. तो अपन laminated iron core को use करते हुए इस loss को reduce कर सकते हैं. Hysteresis loss. The alternating current carries the iron core through cycles of magnetization and demagnetization, ठीक है। Work is done in each of these cycles and is lost as heat. This is called hysteresis loss and can be minimized by using core material having narrow hysteresis loop. ये सारे तमाम आपके losses हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स में होंगे ही होंगे, ठीक है। फ्लक्स लीकेज हो सकता है भाई साहब, तो देयर इज फ्लक्स लीकेज। आपने जैसे देखा भाई साहब, मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर लीकेज होगा तो उतने ही मैग्नेटिक फ्लक्स भाई साहब प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर नहीं होगा, तो स्ट्रे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी मे नॉट फुल्ली पास थ्रू द सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो जनरेट हुआ ये पूरा का पूरा इधर नहीं हो रहा है, शायद इधर कुछ लीकेज हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स लीकेज इसको बोलेंगे। So some of the flux may leak into the air. This loss can be minimized by winding the primary and secondary coils over one another. तो वही देखो दूसरे वाले ट्रांसफॉर्मर में किया था, क्या किया था भाई साहब, आपने बीच में ही डाल दिया, इधर प्राइमरी को वाइंड किया और इधर सेकेंडरी को। तो मतलब इसके वजह से, प्राइमरी की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है सेकेंडरी में, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो आपने दो तरह के ट्रांसफॉर्मर देखे ना, ये एक ट्रांसफॉर्मर हो गया भाई साहब, ठीक है, जहाँ पे इधर आपका प्राइमरी है, इधर आपका सेकेंडरी है। और दूसरे टाइप का ट्रांसफॉर्मर आपने क्या देखा भाई साहब, ये बीच में ही भाई साहब एक प्राइमरी कॉइल है और दूसरा भाई साहब आपका सेकेंडरी है, ऐसा है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आएगी, इसका जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा इधर नहीं जा पाएगा, थोड़ा बहुत इधर लॉस होगा ही, देयर विल बी फ्लक्स लीकेज। लेकिन इधर क्या होगा, इधर जो इसका रेड वाले का जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा ये यूज कर पाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस कैन बी डन एंड दिस कैन अवॉइड द फ्लक्स लीकेज। जितना आपका फ्लक्स लीकेज अवॉइड होगा उतना आपका एक्चुअल पावर आउटपुट होगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली कवर इट, ओके। सो
This loss can be minimized by winding the primary and secondary coils over one another. Humming loss, ठीक है? As the transformer works, the core lengthens and shortens during each cycle of the alternating voltage due to the phenomena called magneto-restriction. ये आपके कोर्स में नहीं है. This gives rise to a humming sound. आप जितने भी देखो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है. प्रॉब्लमेटिक है मतलब हो सकता है जैसे ये पंखा नॉइज़ कर रहा है, ठीक है, ये पंखे में जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है ये इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है कि इसकी वाइंडिंग्स में कुछ प्रॉब्लम होगा या जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है. लेकिन इस हमिंग साउंड के चलते, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें लॉस हो रहा है. गेट इट रेक्टिफाइड. जैसा भी आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर होगा जिसमें काफ़ी सारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें काफ़ी सारा एनर्जी का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होता है. यहाँ पे भी भाई साहब आपका एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. किसी भी ट्रांसफार्मर के आजू बाजू जाओगे आपको ऐसा आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है, एज इफ सम कोई आटा की चक्की पिस रही है भाई साहब, ठीक है, इस तरीके की आपको हमिंग साउंड सुनाई देगी और ये आपका एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है. ओके ओके ओके, थोड़ा बहुत भाई साहब, नहीं कौन 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 बाबू, अरे शर्म कर ले भाई साहब, कुछ तो शर्म कर ले. Some uses of transformers, small transformers are used in radio receivers, telephones, loudspeakers, in voltage regulators for TV, रेफ्रिजरेटर्स. तो आपने देखो मैंने जैसे आपको बोला वोल्टेज रेगुलेटर जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टेबिलाईजर, ठीक है, स्टेबिलाईजर फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, जो हाई आउटपुट यूनिट्स होते हैं. एयर कंडीशनर्स में भी हम कभी कभी स्टेबिलाईजर्स लगाते हैं. कंप्यूटर्स में यूपीएस जो आप लगाते हैं, स्टेबिलाईजर मतलब कंप्यूटर में ये जो यूपीएस होता है दैट बेसिकली वर्क्स, क्योंकि इनके सर्किट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ गया या करंट आ गया ये, ठीक है, और अगर ये उड़ जाएगा तो भाई साहब इसको रिपेयर करने में आपका मजबूत पैसा जाएगा. इससे अच्छा 2-3 हज़ार में भाई साहब एक स्टेबिलाईजर या यूपीएस इंस्टॉल कर लीजिए, इसका आपका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से खतरा है वो बच जाएगा, ठीक है. मेरा ये सर्किट बहुत बार उड़ा है. ये जो इसके अंदर जो एक सर्किट होता है ना, तो उसने बोला कि ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, बट हो सकता है अंदर चूहा घुस रहा हो इसलिए तार काट रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, या वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से भी ऐसा हो सकता है. तो ये वाला सर्किट मैंने एक बार जब ठीक कराया तो 3-3 हज़ार रुपये जाते हैं, ठीक है. तो उससे अच्छा तो भाई साहब कोई स्टेबिलाईजर, अगर स्टेबिलाईजर की वजह से हो रहा होगा, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, तो जैसे ये जो मेरा ये सेंसर है ये उड़ जाता है, यहाँ से आप बंद नहीं कर सकते, ये चालू भी नहीं कर सकते, सेंसर उड़ जाता है उसका, और ये ज़्यादा करके आपके वोल्टेज की वजह से होता है. मैंने 3 बार ठीक कराया और अप्रॉक्सीमेटली हर बार मेरा 2000 तक गया है. इससे अच्छा अगर हम यहाँ पे स्टेबिलाईजर लगा लें जो 3000 में आ जाएगा, शायद ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाए. बिकॉज जो लोग ठीक करते हैं वो बताते नहीं हैं किस वजह से ये हो रहा है. उड़ रहा है सर, पता नहीं क्यों उड़ रहा है, ठीक है. तो इफ़ यू बेसिकली फिक्स अ स्टेबिलाईजर मे बी, क्योंकि वो आपका कम खर्चा गिरेगा. सो स्टेबिलाइज्ड पावर सप्लाइज अ स्टेप डाउन. ये तो ये हो गया. एसी का तो आप आराम से उसको लेकर जाएंगे तो वो 2-3 घंटे में ठीक करके दे देगा. प्रॉब्लम होता है आपके कंप्यूटर्स में, ठीक है, कंप्यूटर्स में, पीसीज में, यहाँ पे वैसा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा पतला सा सर्किट कहाँ उड़ गया है, और किसी भी आप रिपेयरिंग वाले को लेकर जाओगे वो 5000 का बिल आपको थमा देगा, ठीक है. वो खोलेगा भाई साहब और किधर और ये वो है दुनिया भर का बोलेगा. एक्चुअली में वोल्टेज का वजह से हुआ है और आप भी उसको समझ नहीं पाएंगे तो वो आपको लूट लेगा भाई साहब, ठीक है. ओके, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस फॉर मेल्टिंग मटेरियल्स. स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर्स. तो आपके भाई साहब ज़्यादा करके आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है, ज़्यादा करके क्या वही हकीकत है, ये पावर हाउसेज से आ रहे हैं और पावर हाउसेज में बहुत हाई वोल्टेज रहता है. ये वोल्टेज अगर आपके घर में पहुँच गया खुश हो जाएगा सब, ठीक है. तो इसको बहुत रेगुलेट करके ट्रांसफार्मर से अपन इसको आपके घर तक पहुंचाते हैं. कभी कभी आप वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देखते हैं और ये तब होता है जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आया रहेगा, ठीक है. आप अक्सर देखोगे कि लोग आएंगे और फिर ट्रांसफार्मर में कुछ ठीक ठाक करेंगे उसके बाद जाएंगे, तो ये ट्रांसफार्मर में जनरली फॉल्ट होता है, ठीक है. प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में बारिश के मौसम में अक्सर देखा जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में शॉर्ट सर्किट्स होती हैं. ये जो पानी गिर रहा है उसके ऊपर, उसके वजह से शॉर्ट सर्किट होती हैं और शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है. सो दैट विल हैपन. ओ लंबा है, ठीक है भाई साहब, नो प्रॉब्लम, करेंगे कल इसको भाई साहब.
सेंटेंस का मतलब सेक्शन ए में सेकंड क्वेश्चन, हाँ एक एक क्वेश्चन का, हाँ। तो वो उसका पीडीएफ भेज सकते हैं क्या सब लेसन का? अभी तक जो आया है बोर्ड में वो भेज दूँ, हाँ चलेगा, वही जो PYQ है। हाँ ठीक है, वो एक भेज एक दूँ। सेंटेंस के। हाँ, मैं मतलब वो एक एक सेंटेंस तुमको ऐसा नहीं भेज सकता, लेकिन मैं मेरे पास चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर वाइज में वो सब रहेगा, वो भेज सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। चलेगा चलेगा।